ओके जी, होमवर्क का सवाल आपको दिया था एवोकाडो। कौन सा काडो? एवोकाडो का क्या मतलब होता है उर्दू में? नाशपाती की तरह होता है या नाशपाती होता है? कीड़ा सा होता है एक, हदो भी। अच्छा जी, जरा अब आप मुझे बताएं, जो बंदा मैन्युफैक्चरर हो या तो बंदा डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो यानी होंडा एटलस कार मैन्युफैक्चरर है, तो होंडा एटलस कार गाड़ी बेचते हुए क्या एंट्री करता होगा? वैसे कह रहा हूं गाड़ी बेचते हुए डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये होंडा एटलस कार गाड़ी बेचते हुए एंट्री करता होगा। डीलर, आम डीलर भी दुकान के ऊपर, डीलर्स वो होते हैं बड़े बड़े शोरूम खोले होते हैं, बाहर के मुल्क से गाड़ियां मंगवाई और मंगवा के बेच दी, तो डीलर्स भी आमतौर पे ये एंट्रीज करते हैं। तो ये अकाउंटिंग तो इंट्रो वाली है कि मैन्युफैक्चरर जब कभी अपनी चीज बेचता है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करता है और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ये चीज किस्तों पे बेच दे तो इसका नाम पड़ जाता है मैन्युफैक्चरर लेसर। बस आपने एक चेंज लानी है, फिर सेल तो इसकी बुक करनी है क्योंकि इसका काम ही चीजें बेचना है, आपने लीज रिसीवेबल डेबिट कर देना डेटर की जगह। बस ये बात की थी लास्ट क्लास में कि मैन्युफैक्चरर लेसर जब कभी चीजें बेचे तो चीजें बेचने के ऊपर जो एंट्री करेगा वो एंट्री वही करेगा जो एज अ मैन्युफैक्चरर करता है। ये अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर ये मेन्यू, तो क्या ये सेल बुक करेगा? करेगा। तो हमने कहा था एक बंदा आया था, उसने कहा था गाड़ी मुझे बेच दो कैश पे, तो उसने सेल बुक कर ली। एक बंदा आया, उसने कहा गाड़ी मुझे कैश पे ना बेचो, किस्तों पे बेच दो, तो मैंने कहा था सेल फिर भी बुक करें, लेकिन डेबिट डेटर को करें या लीज रिसीवेबल को करें? तो ये है बस मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में, ही इज डीलर इन मशीन। डीलर इन मशीन या डीलर इन कार्स कौन होता है? डीलर इन कार्स वो होते हैं जो बना के नहीं बेचते। डीलर्स होते हैं जो आमतौर पे खरीद के बेचते हैं, बाहर के मुल्क से भी खरीद के बेच सकते हैं, पाकिस्तान से भी खरीद के बेच सकते हैं, तो ये लोग डीलर होते हैं, डीलर्स। तो डीलर्स आमतौर पे क्या बुक करते हैं? सेल। आमतौर पे क्या बुक करते हैं? सेल। द कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट जिसमें इसने लीज पे एसेट दे दिया, तो कोई मसला नहीं, लीज पे एसेट दे दिया तो बस लीज वाली एंट्रीज कर लें। हाँ, इसमें एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा मिली थी, वो मिली होगी इन्वेंट्री खरीदने की, क्योंकि इसने इन्वेंट्री खरीदी थी 1 लाख रुपए की। इसके लिए इन्वेंट्री स्टॉक था, याद रखिएगा, इसके लिए इन्वेंट्री क्या था? स्टॉक था। क्यों इसके लिए इन्वेंट्री स्टॉक था? इसके लिए इन्वेंट्री इसलिए स्टॉक था क्योंकि जब इसने गाड़ियां खरीदी होंगी ना, इसको पता नहीं होगा कितनी कैश सेल पे बेचनी है और कितनी लीज पे बेचनी है, तो चीज खरीदते हुए ये एंट्री करता होगा इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और जब चीज बेचनी है तब वो वाली एंट्री जो हमने कल की थी। तो बता दें डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर की पहली एंट्री क्या हुआ करेगी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की जगह ये एंट्री, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। सो नॉर्मल सेल बुक करता है जैसे, उसी तरह ये वाली सेल बुक करेगा। हो गया था ये सवाल? ओके, चलें आप निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ यस, वो शुरू होगा, जरा बच्चे आ जाएं, ये नहीं आना, मैं तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठा हूं यार। क्या? नहीं, लीज नहीं खत्म करना। अच्छा जी, लीज में वैसे ही ब्रेक लेना मुनासिब है। निकालें जी, निकालें, जल्दी 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 जल्दी। पेज नंबर बताएं। 145। अब आपने रोजाना सुबह आके मुझे याद कराया करना है
कि लीज को एक दफ़ा रिवाइज कर लें, तो हर क्लास में 1-2 मिनट शुरू में या एंड पे ज़रा लीज रिवाइज कर लिया करेंगे। ओहो, पेज नंबर 145। बेटा सुबह तो हम खाला के घर जा रहे हैं, शाम को फूफो के घर जाएंगे। अम्मी ठीक है, मेरे लिए पैक करवा लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गावा लीजिंग लिमिटेड हैज, वैसे लालच नहीं होना चाहिए तबीयत के अंदर। गावा लीजिंग लिमिटेड हैज लीज्ड अ मशीन टू हनी बेरी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। गावा लीजिंग लिमिटेड ने हनी बेरी लिमिटेड को 1 जुलाई 2017 को लेसर लीज पे दिया। गावा कौन? लेसर। हैड लीज मशीन टू हनी, हनी कौन? प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन GLL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18। हमने किसकी किताबों में नोट बनाने? लेसर की किताबों में नोट बनाने। अब पहले तो हम देखा करते थे कि लेसर फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। अब एक और भी चीज देखते हैं हम कि लेसर बैंक टाइप कोई चीज है या मैन्युफैक्चरर डीलर है। अब ये चीज भी देखा करेंगे, ठीक है। तो कहीं लिखा हुआ है गावा लीजिंग लिमिटेड, लीजिंग कंपनी है, तो ये तो लीजिंग कंपनी बैंक टाइप है। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर टाइप चीज है कि कॉस्ट भी दी होगी, फेयर वैल्यू भी दी होगी, इतने पे कैश पे लोगों को बेचता है, कोई पैसे लेके आ जाए इतने पे बेचता है, इस तरह का डेटा दिया होगा? नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो ये तो पुराना नॉर्मल वाला हमारा लेसर है, नॉर्मल लेसर है। अब चेक करने के लीज क्या है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। तो बता दें, एक लफ्ज आज मैं बोलने लगा हूं जो मैं नहीं बोलता था। कल की क्लास में हमने सवाल किए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के। इससे पहले जो लेसर होते थे वो होते थे सिंपल लेसर। सिंपल लेसर्स कौन होते हैं? जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई होती हैं या बैंक और लीजिंग कंपनीज? तो ये लीजिंग लिमिटेड है, तो लीजिंग कंपनी है। ये बना के चीजें बेच रहे या ये तो वैसे ही लीज पे दे रहे, बस चीजें वैसे ही लीज पर दे रहे। ये बैंक और लीजिंग कंपनी लोगों को कैश पे भी चीजें बेचते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो इनका काम नहीं है। ये तो सिर्फ किस पे देते हैं लोगों को चीजें? लीज पे देते हैं। अच्छा, अब लीज के टेस्ट लगाने हैं। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3.5 ईयर्स। लीज टर्म बताएंगे अभी कितनी है? 3.5 ईयर्स। ईच सेमी एनुअल रेंटल ऑफ 48 मिलियन रिसीवेबल इन एरियर्स। तो पहला किराया कब मिलेगा? 31/12/17। एक्सेलेंट। पहला किराया कब मिलेगा? 31/12/17। और कितने साल तक मिलता रहेगा? 3.5 साल। कितनी दफा? 7 दफा। 7 किराए मिलेंगे। कैसे? एक साल में कितने किराए? 2। 3 साल में और 3.5 साल में 7। तो 7 रेंटल्स होंगे, 7 रेंटल्स। और बस एक ना पहली डेट ढूंढनी होती है, उसके बाद तो चल सो चल होता है। पहली पेमेंट कब होनी है? 30 जून, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17 एरियर है ना, 31 दिसंबर 17। और उसके बाद फिर आगे 6 पेमेंट्स हो, टोटल 7 पेमेंट्स। बस पहली डेट पकड़नी होती है। लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज। लीज में एक ऑप्शन है कि लीज बढ़ाई जा सकती है। कितने साल? 1.5 साल। अब शेर खान से पूछना पड़ेगा, याद है शेर खान आया था, शेर खान से पूछना पड़ेगा कि तेरा क्या इरादा है। लीज 1.5 साल बढ़ाई जा सकती है, यानी फिर लीज टर्म कितनी हो जाएगी टोटल? 5 साल। ईच सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट इज एक्सटेंडेड पीरियड विल बी 15 मिलियन। लेकिन बाद में किराया कितना हो जाएगा? 15 मिलियन। रिसीवेबल इन एरियर्स, उसी तरह एरियर में रिसीवेबल रहेगा। इट इज सर्टन दैट HL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। ये सर्टन है कि लेसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। बता दें जी, अब लीज टर्म 3.5 साल लें या 5 साल? तो इस सारे सवाल का मतलब हो गया लीज टर्म इज इक्वल टू 5 years because we are reasonably certain that we will exercise. Okay, next. The rate छुपा हुआ in the lease is 10% per annum. The useful life of machine is, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। 5 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, एक टेस्ट ही लगा लें बेशक। 5 / 6
बोले 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 बोले। मैं ए वाला टेस्ट नहीं लगा रहा, बी वाला नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट सी वाला लगा रहा हूं। 5 डिवाइडेड बाय 6 83%। मैं डी वाला नहीं लगा रहा, मैं ई वाला नहीं लगा रहा। एक का जवाब ही क्या आ गया? अगर एक का जवाब भी यस आ जाए तो लीज फाइनेंस। फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है? डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स। एसेट को किताबों से निकालना। फारक सवाल लग रहा है मुझे तो। थोड़ी इज्जत कर लिया करें आई कैप की, आप लोग तो फौरन ही यस बोल देते हैं। अच्छा, द अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 20। गारंटी कोई हुई है? गारंटी कोई नहीं है, सारी क्या है? और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का लॉस याद रखिएगा लेसर के साथ खास है, ये लेसी के साथ है ही नहीं खास, ये लेसर के लिए लॉस होता है। तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 20 मिलियन। ये ना आईडीसी लेसर की अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, इसको पढ़ाने में कोई आधा पौना घंटा लगता है। ये आईडीसी लेसर की है, लॉयर अपने लेसर अपने लॉयर को पैसे दे रहा है, ये नहीं हमने पढ़ाई हुई। तो इसको ना अभी इग्नोर करना है। अब आप कहेंगे अगर इग्नोर करना है तो क्या मेरा सोल्यूशन सही होगा? जी बिल्कुल सही होगा। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कि इस सवाल में इसको इग्नोर करना था, अगर जनरल एंट्रीज मांगी होती तो इग्नोर ना करते, इस सवाल में इसको इग्नोर करना था। तो फिलहाल जरा बस मेरी मान लें, इस लाइन को इग्नोर कर दें। बस मेरा दिल चाह रहा था एक सवाल कराने को, लेकिन ये लाइन अब समझाने में आधा घंटा लग जाना था, तो इसको फिर किसी दिन समझेंगे, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। और जनरल ओवरहेड्स तो इन एनी केस बिजनेस के कहाँ जाते हैं? एक्सपेंसेस में। इनको तो वैसे ही लीज से फारग करें। ओके, अब जी नोट बनाने हैं। किसका? लेसर कौन सा वाला? फाइनेंस लीज वाला। लेसर कौन सा वाला? फाइनेंस लीज वाला, ऑपरेटिंग लीज वाला। तो लेसर सिंपल फाइनेंस लीज वाला नोट बनाने तो जाते हैं हम समरीज में, क्योंकि अभी तो इतनी अकल नहीं है कि चीजें याद हों। समरीज में जाते हैं, समरीज में जाके पहले वर्किंग 1 2 3 देखते हैं कौन सी होनी है, और फिर वहां जाके देख लेते हैं कि नोट का फॉर्मेट क्या है। तो डिसाइड कहां से हुआ? ये सिंपल लेसर है, लीजिंग कंपनी। डिसाइड कहां से हुआ? ये फाइनेंस लीज है। 5 डिवाइडेड बाय 6 वाला टेस्ट ही काफी था। 5 में से एक का जवाब भी यस आ जाए तो लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस बन जाएगी। ओके, अब समेरीज बोलें। समेरीज वो किधर है जो कह रहा था बुध को जो है वो एमसीक्यू उसकी डिस्कशन कर लें? तो आज ही गायब हो गया। पेज नंबर कोई ऐसा जालिम बच्चा तो नहीं जो कल छुट्टी कराऊं? तेरा लाहौर में, चुप कर। सिंपल लेसर फाइनेंस लीज, पेज नंबर 68। वर्किंग्स कहां से शुरू होनी है? जीआई और एनआई से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू होने? अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो परचेज ऑप्शन दी होगी, अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो यूजीआरवी दी होगी। यूजीआरवी का मतलब यह है कि 5वें साल के एंड पे लेसी लेसर को एसेट, मतलब ही यह है यूजीआरवी का। तो मैंने कहा था इसका मतलब अगर ये है तो फिर इस इक्वेशन का मतलब ये भी है। तो यूजीआरवी का मतलब ये होगा कि अब लेसर 5वें साल के एंड पे लेसी से कहेगा मुझे एसेट क्या कर जाओ, वापस कर जाओ। थिंक ऑफ द गाय एंड गाय इज देयर। अभी आपका ही जिक्र हो रहा था। अब जीआई और एनआई निकालनी है। नोट में बता दे क्या करना है। जनरल डिस्क्रिप्शन, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन। तो कितने लोगों को जरा थोड़ा सा भी मजा आया कि अच्छा जी समरी से जरा चीजें अब याद आ गई। तो सवाल कोई भी आया करे ना तो इधर आके इधर खोल के चीजें देख लिया करें। ऐसे ही जज्बाती होके परेशान होके अच्छा यार ये क्या हो गया है, तो सवाल ये समरी अगर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। तो अब मेरे ख्याल से वर्किंग्स करते हैं, जनरल एंट्रीज में नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, और वो बना देते हैं। तो वर्किंग्स में जीआई और एनआई, ये तो मेरे ख्याल से सर के लिए है, इधर पता नहीं कहां से आ गया। औजार निकाल लें सारे, कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट। चलें जी, वर्किंग 1 बताएं जी।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक बार याद रखिएगा, एलपी प्लस यूजीआरवी। देखो उधर पड़ा हुआ है वो रेड मार्कर, बैग में देखो। भाईजन को बुलाएं जरा, ब्लैक शर्ट हाँ हाँ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ जी, आजो 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 आजो। अच्छा जी, लीज पेमेंट बताएं आप। लीज पेमेंट, अब भाईजन को इनाम मिलना चाहिए ना। आजे 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 आजे। आपने भी तरावियां सुनाई हैं पूरी, इसने तो तरावियां सुनाई हैं पूरी। हाँ पूरी होगी। हाँ हाँ, असली नोट, असली नोट। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। अब वो कह देगा मैंने 15 सिपारे सुनाए हैं, मेरे 2500 तो 15 सिपारे सुनाने वाला है इधर। अच्छा चलें, अच्छा लीज सुनने वाले को भी कह रहे हैं नाम में। डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। अच्छा, अब वो कह रहे साथ वाले को, मैं तुम्हें कह रहा था हिफ्स कर लो। अच्छा, तो डाउन पेमेंट बताइए, डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट सवाल में नहीं है, गुड। रेंटल बताएं, रेंटल 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 48 को 7 से मल्टीप्लाई करें और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 48 को 7 से और 15 को 3 से। 48 को 7 से और 15 को 3 से, और जीआरवी 0। यूजीआरवी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 20 मिलियन। ग्रैंड टोटल बता दें बस। ये किसी और दिन फायदा होगा। यूजीआरवी को रेड से क्यों लिख रहे हैं? आज को इसका फायदा नहीं है। 401। अब ऐसा करते हैं, खुला खुला करके अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। आज डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम डालते हैं, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग करेंगे। वर्किंग नंबर 2, नेट इन्वेस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं। बोलें जी, डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। बड़ी तसल्ली से, कोई डायग्राम बनाए बगैर, इधर देखना है, कोई अब लाइनों के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से मुझे बताएं, बड़ा अच्छा सवाल है, रिवीजन हो जाएगी। मुझे बताएं लीज शुरू कब हुई? 17। तो यहां पर हमारा एनआई आना है, इसलिए इसको अभी छोड़ दें, इसको अभी छोड़ दें। अब अगला सवाल, पहली पेमेंट एडवांस में है, एरियर में है? कितने साल तक एरियर में किस्तें हैं? 3.5 साल तक। 3.5 साल में कितनी 6 महीने की किस्तें? 7। पहली किस्त कब बनेगी? 31, 12, 17। अब 7 टाइम्स हमने लिखना है। ये एक टाइम हो गया, 6 टाइम्स और लिख दें। डेट्स बताते रहे, अब कोई सोचना नहीं, आसान आसान। 30 जून 18, आगे आगे 31, 12, 18। साथ वाले को ना लगा के रखें, तू बस काउंट करके 7 जब पूरी हो जाए ना बता दी, उसको ये लगा के रखें। आप लोग इधर आए, 23 जून 20, 31, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3.5 साल में 7 किस्तें कितने की?
इसके बाद लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज बाय 1.5 साल में कितनी किस्तें? 3, 6 महीने की 3 किस्तें। ईच सेमी एनुअल रेंटल इन एक्सटेंडेड पीरियड इज ओनली ₹15 मिलियन। अब रेंट कम हो गया 15 मिलियन, बोले 30 6 21 31 12 21 लीज टर्म के ना एंड पर आपने यूजीआरवी भी डाला करनी है या जीआरवी, जो भी हो। याद रखिएगा ये 3 चीजें हैं, जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन की प्राइस, ये तीनों लीज टर्म के एंड पे डालते हैं, तीनों लीज टर्म के एंड पे डालते हैं जी। 35, लेकिन हम शेड्यूल पूरा नहीं बनाएंगे, बस 1-1.5 साल का बना के फारिग कर देंगे। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करें। जल्दी करें, नेट इन्वेस्टमेंट निकालें और अनअर्न्ड इंटरेस्ट, जीआरवी, यूजीआरवी, परचेज ऑप्शन की प्राइस हमेशा लीज टर्म के एंड पे डालनी है। जी क्लियर हो गया सेल वाला? हाँ जी, इसको इधर मत करें, नीचे करके टोटल इसका। हाँ जी, कौन पूछ रहा है? कौन सी? ये तो नहीं हमने रेसी के केस में पढ़ा था। हाँ मेरे ख्याल से ये क्या ये वही एवोकाडो वाला सवाल है? कौन सा है? हाँ तो एडवांस के सवालों में यही होगा ना कि ये इंटरेस्ट 2010 के, ये देखें दोनों के दरमियान 2010 के, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे, रिसीव हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर लेसी के सवालों में यही होगा। क्या है जवाब? आप तो देखे देखे लग रहे हो, आपके भाई ने भी सीए का प्रोफेशन के, सलाम देना उनको। हाँ जी पढ़ाइए, आ जाओ उधर या इधर ही कर लें। हाँ सुना तो हमने भी है, फिर आप हमें भी दो। अच्छा चलो अब आप क्लास के बाद आना। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ क्या कह रहे तू? कमीशन रखना है? हाँ नहीं वो तो बचपन से शुरू करो ना, फिर होगा। भाई हाइब्रिड वाले फिजिकल वालों से आगे निकल गए। इधर तो 30 बच्चों में से एक बच्चे ने 5 सारे नाम ले लिया है। उधर चेहरा शरीफ कर दें। ओके अब जी डिस्काउंटिंग शुरू करें। जितने 48 है ना, जितने 48 हैं वो सारे के सारे एक पीरियड पीछे लाके हमें छोड़ देंगे यहां पे।
और लकीली हम आना भी यहीं पे चाहते हैं। मैं जरा एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं। ये सारे जब डिस्काउंट करेंगे एनओटी का फॉर्मूला लगा के, तो सारे कहां लाके छोड़ेंगे? 1/7/17 को, याद है कल वाली बातें? 1/7/17 पे लाके छोड़ेंगे। तो इसलिए इनको आप डिस्काउंट करें। अब नेट इन्वेस्टमेंट किस दिन? ऑन यकम जुलाई 17 इज इक्वल टू 48 इंटू, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर रेंटल 6 मंथ का है तो फिर रेट भी 6 मंथ का होना चाहिए। अगर रेंटल 6 मंथ का है तो रेट भी 6 मंथ का। अब रेट बताएं क्या है? 10% पर, आगे लिखें इंटू 6/12, इस तरह लिख लें। डिवाइड बाय 2 ना किया करें, इंटू 6/12 आसान रहेगा, हर किस्म का डाटा उसमें कवर हो जाएगा। इंटू 6/12 इज इक्वल टू 5%। तो रेट अब आपने लेना है 5%। 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर -7। हाउ मेनी टाइम्स यू आर वॉचिंग 48? 7 टाइम्स। रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय, इसको लाल ब्रैकेट में लेके किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना। वाई? बिकॉज ये ऑलरेडी यकम जुलाई 17 पे आके खड़ा हो गया सब, तो इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब ऐसे आपके समझने के लिए कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं 15 जमा 20, पेपर में पूरा 35 से लिखना है। अब ये वाली जब मैं डिस्काउंटिंग मारूंगा, ये मुझे कहां लाके छोड़ेगी? एक पीरियड पीछे, ये आई थिंक ये यहां लाके छोड़ेगी, पहले इसको छोड़वाएं फिर देखते हैं क्या करना है। खुला खुला करके इधर नोट करते हैं। 15 इंटू 1 माइनस 0.5 रेज टू पावर 3 इज द नंबर ऑफ टाइम्स दिस फिगर इज अपीयरिंग। बट किसे कहते हैं भरे बाजार में केले छोड़ जाना। ये हमें भरे बाजार में केला छोड़ के चला गया। अब अगर आप चाहते हैं दर्जी वाला काम करना, दर्जी वाला काम कर लें, लेकिन उसका भी आज हम शॉर्टकट देख लेते हैं। अब एक मिनट पहले समझ लें। इन 3 फिगर्स को इसने यहां लाके छोड़ दिया। दर्जी वाला काम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 दफा 6 महीने बीच में आ रहे हैं। दूसरा तरीका आसान, इस तारीख पे उंगली रखें जहां पे ये डिस्काउंटिंग होके आ गई है, इस तारीख पे उंगली रखें और इस तारीख पे उंगली रखें। अब इन तारीखों के दरमियान तसल्ली से सोचें, कोई जल्दी नहीं, कितने साल हैं पहले ये बता दें, कितने साल हैं। डोंट मेक हेस्ट, तसल्ली से बताएं कितने साल हैं। आधा 17, नहीं ऐसे उंगलियों से क्यों गिर रहे हो? सिंपल बॉर्डर मैंने रखे हुए हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट ऑफ डेथ ये है किसी की, तो कितना अरसा दुनिया में रहा? 17 आधा 18 19 20 पूरा, कितने? 3.5 साल में कितनी दफा 6 महीने आएंगे? 7 दफा। तो 7 दफा इसको पीछे बुलाने, यानी 7 पीरियड्स बीच में 6 महीने के आ रहे हैं। तो 7 ये वाला है जो अब मैं यूज करने लगा हूं। इट इज 7 नॉट फॉर के 15 मुझे 7 दफा नजर आ रहा है, इट इज फॉर के 15 को 7 पीरियड्स पीछे लाना है। और एक बात पिछली क्लास में की थी, आप अगर 15 जमा 15 जमा 15 ये जो तीनों है जो भी बना, इसको अगर आप 1.05 रेज टू पावर -3 करते हैं, तो वैसे ही जरा मुझे बताएं इधर जवाब क्या आ रहा है? वैसे ही इधर जवाब क्या आ रहा है? ये 45 से कम आएगा मेरे ख्याल से, 45 से कम आएगा, 45 से कम आएगा, 41 पूरा, 41 कर लो, चलो 40.8 कर लो, 40.8। अब ये 40.8 मुझे इस दिन चाहिए या इस दिन चाहिए? आप बताएं 3.5 साल लूं या रेट मेरा 6 मंथली है? नो, इज इट 3.5 साल और 6 महीने 7 दफा? तो 7 रेज टू पावर -7 करके आप इसको बुला लेंगे, या काके कहां खड़ा हो जाएगा?
यकम जुलाई 17 को। तो अगला काम ये करना है कि इसको पकड़ के यहां लाना है, इस पूरे को लें ब्रैकेट में, क्योंकि मुझे पीवी चाहिए इस दिन की, इंटू 0.05 रेज़ टू पावर -7। ये कितने लोगों ने सही किया था? 1.05 रेज़ टू पावर -7। ओके, अब यूजीआरवी को तो आम तरीके से डिस्काउंट करें। यूजीआरवी ये खड़ी है, ये खड़ी है, बी कॉन्फिडेंट। कितने साल हैं? 5 साल है। तसल्ली कर लें, जैसे मर्जी गिन लें, 5 साल ही बनेंगे। 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर? अब दर्जी वाला काम तो बार बार नहीं कर सकते हम, एक एक करके गिरें। 5 साल है। रेट कौन सा यूज करें हम? 6 माह का। 5 साल में कितनी दफा 6 माह आते हैं? 10 दफा। तो रेज़ टू पावर -10, 20 इंटू 1 रेज़ टू पावर -10। जवाब 319। नहीं, तो भाई कह रहे हैं कि 20 पे 10% रेट लगा दें, कुछ पे सेमी एनुअल वाला, कुछ पे एनुअल वाला। कंसिस्टेंसी रखो पूरे सवाल में, फिर रेट एक ही लगाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने हजरात ने क्या 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 गलती की थी आप लोगों ने? हाथ खड़ा करके बताना शुरू करें। ये कॉन्फिडेंस होता है, ये इस तरह फौरन बताया करें जल्दी। हाँ, क्या किया था? ये 2 फिर भी हो जाना चाहिए था सही। भाई कह रहे हैं ये 2.15 मैंने अलग डिस्काउंट किए थे और 35 इकट्ठा बुलाया था। अगर इन्होंने कैलकुलेशन सही की है तो फिर भी सही होना चाहिए था। और यूजीआरबी इग्नोर की थी डिस्काउंटिंग में, ठीक है, वो गलत लिख दिया, ठीक है जी। कुतुब आप हाथ खड़ा करें। ये वाला फैक्टर नहीं लगाया था, इसकी वजह यह है कि आपने सोचना यह है कि ये 3 फिगर्स ना हमें यहां लाके छोड़ती हैं, एक पीरियड पीछे लाके। ये वही बात है जो मैंने आपको पिछले वाले पार्ट ए के एंड पे जाते हुए लिखवाई थी कि ये हमारी सारी क्लासों की अब बेस बनेगी। हमेशा एनओटी का फैक्टर उसको इल्हाम होता है कि वो यहां लाके छोड़ते हैं, या एनओटी का फैक्टर एक पीरियड पीछे लाके छोड़ देते हैं, फिर हमने खुद सोचना होता है कि हमने यकम जुलाई 17 तक कैसे लाना है, और इसको बड़े बाजार में छोड़ना कहते हैं। अब मुझे बताएं आप कि अब मुझे बताएं आप कि किस साल का नोट मांगा है? 2318। तो 2318 तक तो इंटरेस्ट होगा, वो हो जाएगा अर्नड, और नीचे सारा। अब मैं क्या करूं, सारे सालों का निकालूं अनअर्नड को जमा करने के लिए? इसके लिए क्या शॉर्टकट है? टोटल अनअर्नड निकाल लें, यहां पे टोटल अनअर्नड निकाल लें। अनअर्नड इंटरेस्ट ये क्या हो गया? लीज के स्टार्ट में सारे सालों का अनअर्नड। अब मैंने क्या बनाना है? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल थोड़ा सा बनाता हूं। 319 पे रेट लगाए 5%, 253। हमने कौन सी बैलेंस शीट बनानी है? छोड़े, चले जी, नोट बनाने आप। अगर आपकी इजाजत हो तो ये अन इंटरेस्ट में 82 यहां लिख दूं और ये ऊपर से मिटा दूं सारा। चलें जी, ये आप मिटा देते हैं। रशीद तेरे कंट्रोल वीक होते जा रहे हैं।
नीचे इसलिए लिखा है कि जब आने इंटरेस्ट में पूछूंगा 82 कितना है तो आप कहोगे सर मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया है। कभी कभी क्यों मारते बोंगी, समझ। चलें जी, मुझे अब आप ये बताएं, थोड़ा सा जरा विजुअलाइज करें कि हमने नोट बनाने 318 का, तो जो 318 के P&L में चला गया वो अर्न, और जो नहीं गया वो सारा। मुझे ये लग रहा है कि 318 के साल का इंटरेस्ट मुझे यहां से मिलेगा, ये सारा। इसमें पहले 6 महीने का इंटरेस्ट 16 और अगले 6 महीने का। लकीली ये 318 की पेमेंट आ रही है, कोई रकम जनवरी के चक्कर में भी नहीं हम पड़े हुए कि ज्यादा सोचना पड़े। तो 6 महीने का इंटरेस्ट पहले का, 318 का साल शुरू कब हुआ होगा? तो बता दे, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पॉज करके क्लास पूछूं यार मुझे P&L जरा बना के दे दो, सवाल में नहीं मांगा हुआ, P&L बना के दे दो 318 का, तो 12 महीने का इंटरेस्ट जाएगा उसमें। 12 में पहले 6 महीने का 16, अगले 6 महीने का, तो व्हाट इज अर्न्ड 16 जमा 14, व्हाट इज अर्न्ड 16 जमा 14, 16 जमा 14 इज अर्न्ड, और बाकी सारा अनअर्न्ड। लेकिन उसके लिए हमें कोई और तरीका लगा लेंगे। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएं। ये वर्किंग आप कहां करेंगे? दूसरे पेज पे, पेपर में दूसरे पेज पे, क्योंकि आपको पता होगा नोट के लिए एक पेज काफी है। कर ली, अब कोई मसला नहीं। ये वर्किंग पेपर में कहां करेंगे? दूसरे पेज पे। पहले पेज पे क्या बनाएंगे? नोट। तो ये आदत आपने टेस्ट में शुरू की हो ना, वर्किंग पहले करके बाद में सवाल की रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो बंदा परेशान हो जाता है। पूरा जरा लिखें, गैलेक्सी, अच्छा गावा, गावा, चले छोड़े पर यार, पूरा घर जाके लिख लीजिएगा। नोट टू दी फॉर ईयर एंडेड 30/18 जी। नोट का नाम फाइनेंस फीस। बुध को दिया जाएगा आपको छुट्टियों का होमवर्क। छुट्टियों का होमवर्क है वो सारे स्कूलों में मिलता है, जो आंधे हमारा। अच्छा बाहर निकल, सारे स्कूलों में मिलता है होमवर्क छुट्टियों का। चलें जी, मैच्योरिटी कब से ऐसे बोल रहे हो? अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड। भाईजान बड़ी ईद वाला पैकेज हमारा मौजूद है अभी तक, ऊंट वाला। सारे बच्चे आएंगे, सारे बच्चे। चलें जी, मैच्योरिटी एनालिसिस नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे आज ना थोड़ा सा जरा टेंशन से सुनिएगा। 30 जून 18 के लिए 30 जून 19 तक की सारी पेमेंट्स लेस देन 1 ईयर। यस यस, 30 जून 19 में 2 पेमेंट्स होंगी ना मेरे ख्याल से ना। 30 जून 19 का साल शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 18 को, तो उसमें फिर 6 महीने बाद एक पेमेंट हुई है, 6 महीने बाद दूसरी। तो 30 जून 18 के लिए 30 जून 19 लेस देन, नहीं करंट कलर्स नहीं, वो बैलेंस शीट नहीं बन रही, जूता उतरते देर नहीं लगती। लेस देन 1 ईयर। 30 जून 20 वाला ये लेस देन 1 हो गया, ये 1 to 2 ईयर्स। 30 जून 21 2 to 3 ईयर्स, और ये 3 to 4 ईयर्स। आई रिपीट, व्हाट इज माई ईयर? 30 जून 18। 30 जून 19 उसके लिए, 30 जून 20, 30 जून 21, 30 जून 22, 3 to 4 ईयर्स। टेस्ट के सवाल में तो नहीं कोई इस तरह की डिस्काउंटिंग थी, हल्की फुल्की जरा। लेस देन 1 ईयर, 48 into 2, 1 to 2 years, 48 into 2, 2 to 3 years,
3 to 4 years नहीं, अगर 15 प्लस 35 कर दिया ना तो फिर यूजीआरबी जब आप उधर डालने लगेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और गलती सही कर लेंगे इंशाल्लाह। यहां गलती होनी नहीं पेपर में, क्योंकि जैसे यूजीआरबी डालने लगेंगे एहसास हो जाएगा, पजन इधर भी डाली उधर भी डाली तो डबल डबल हो गया काम। तो अब मेरे ख्याल से 15 प्लस सिर्फ ये वाला 15 पकड़ लें। इस 20 को भी रेड मार्कर से मैंने इसी वजह से लिखा था, इसको भी छोड़ दें। 3 to 4 years 285 का भी नाम बताया था, टोटल लीज रिसीवेबल, टोटल लीज रिसीवेबल। जी ईयर वाइज, ये ईयर वाइज होता है, लेकिन लेस देन 1 to 2 ईयर वाइज है ना, इसका पीरियड वाइज नहीं है। 6 महीने का ड्यूरेशन नहीं, अब 6 महीने का ड्यूरेशन है तो ईयर में 2 पेमेंट्स आनी है। हमने एक सवाल क्वार्टरली का होमवर्क में दिया था और उसका नोट बनाया था अगले दिन आके, तो उसमें फिर लेस देन 1 ईयर में 4 पेमेंट्स आई थी। तो ये ईयर वाइज है, ये पीरियड वाइज नहीं है, ये ईयर वाइज है। ओके आगे चलें। खाला जी आपका बेटा नहीं आया इस दफा ईद पे, नहीं वो आया हुआ कमरे में बंद है उसको। भाईजान सिर्फ 45 मिनट आप लोगों ने फुटबॉल खेला करना है या क्रिकेट, जरा कोई फ्रेश एक्टिविटी रखनी है। 5 दिन मोबाइल तो यूज नहीं करना। रिकॉन्सिलिएशन, ये दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, नहीं तो टाइम ही जाया होगा, कुछ हेल्दी एक्टिविटी कर लीजिएगा। कुछ लोग किताबें खोल के क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। कौन सा पेज खुला है? ये चल तेरे 4 नंबर हो गए, चपेड़ लगे रहते हैं आधा घंटा। टोटल लीज रिसीवेबल 285। ये सवाल ना आपने सवैयां खाने के बाद रिवाइज करना है, मैं बता रहा हूँ। बड़ा मजा आया ये सवाल करके, सीरियसली आज लग रहा है पैसे पूरे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, लीज इंशाल्लाह 6 दिन बाद IAS 21 के दोबारा शुरू होनी है, फिर मजा आना शुरू होगा लीज का। तो लीज को अब मैं मौका दे रहा हूँ, 4-5 दिन इसको रिवाइज कर लीजिएगा ईद पे। लीज रिवाइज करने पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको बाकी चीजें समझ आए। और हमारी ये क्लास और इससे पिछली क्लास, ये 2 मोस्ट क्रिटिकल क्लासें थी, इसलिए मैंने अटेंड की हैं ये दोनों क्लासें। बड़ा तो क्या बोल रहे हैं आप? टोटल इंटरेस्ट कितना है उसमें से अर्न्ड, किसको भगा रहे हो? 82 माइनस 16 माइनस 14 52। थोड़ा सा टाइम होगा घर में, इस सवाल को कर लेंगे। एज्यूमिंग के एडवांस में किराया पे हो रहा है, चलें फिर कीजिएगा।
15-20 मिनट लग जाएंगे आपके, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो इस सवाल के नीचे ना किताब पे ही लिख लें, क्वेश्चन नंबर 6A, एज्यूमिंग रेंटल्स आर इन एडवांस। क्वेश्चन 6A बना लेना, एज्यूमिंग लिख लें, कुछ नहीं होता, एज्यूमिंग रेंटल्स आर इन एडवांस, रेंटल्स एडवांस में पे हो रहे हैं। और ऑनलाइन में फिर जिस बच्चे का आपके पास नंबर है, कोई ना कोई ग्रुप में जानने वाला होगा, उसको ज़रा तस्वीर भेज के पूछ लेना कि तुम्हारा भी यही जवाब आया है। और फिजिकल वाले बच्चे तो वैसे ही दाइमे वाला के साथ बैठा होगा, तो उसको ज़रा सोल्यूशन अपना दिखा लें कल। एज्यूमिंग रेंटल्स इन एडवांस, क्लियर? कोई कल नया फटा तो नहीं खुला होगा कि 10 मिनट इस पर भी लगाएं? लगा लेंगे, चले मैं भी क्लास में लगा लूँगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एज्यूमिंग रेंटल्स इन एडवांस। उसमें फिर जो NI निकालना है ना, उसमें थोड़ी सी आपकी डिस्काउंटिंग की रिवीजन हो जाएगी। पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना। ओके, तो लिखें, बड़ा जबरदस्त सवाल बन गया ये, लिखें जबरदस्त। ओके, IS 21 अच्छा जी, $1 इक्वल्स 283.03 पाकिस्तानी रुपीस। चलें जी, IS 21 शुरू करें। सवाल लिखें जी पहला, $1 कितने का है? US डॉलर, कनाडा का डॉलर कितने का? 283.03। I have $5, अल्हम्दुलिल्लाह, I have $5 in my pocket। मेरे पास $5 पड़े हुए हैं मेरी पॉकेट में। आप बता दें मैं कितने पाकिस्तानी रुपीस का सरमायादार मालिक हूं, मैं कितना अमीर हूं, जल्दी बताएं मैं कितना अमीर हूं। $5 इंटू रुपीज 283.03 14.15। पैसे तो पाकिस्तान से खत्म हो चुके हैं, बस पाक रुपीज में ही कर दें। 1415 रुपए मेरे पास हैं। 3 से 4 बंदे हम अफ्तारी कर सकते हैं। नहीं यार सीरियस, तो 100 रुपए का शौरमा बड़ा वाला 200 का हो गया है। ओके, सवाल लिखना था आपने अभी, ये लो, साथ साथ मुझे भी जरा अपना काम करने दो। ओहो, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं साथ वाले की जिंदगी में। जैसे कि बुली जो क्लास वगैरह। कि इसमें से वाइट केबल देखना, चार्जिंग वाली। आप ऐसा करें, किताब में ना क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। पेज नंबर बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पे जो नोट्स होते हैं, लेक्चर नोट्स वाला पेज। क्वेश्चन नंबर 2 बल्कि मेरे ख्याल से
नहीं, IAS 21 क्वेश्चन नंबर 4 पेज जरा बताना, ये शुरू में चैप्टर के नहीं, चैप्टर के शुरू में जो, हाँ क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला 451 भाई ये मिटा दो व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2, छोड़ो आप, मैं मिटाता हूं, आप सवाल पढ़ो भाई, सवाल पढ़ें, जल्दी करो, टाइम नहीं है, सवाल पढ़ें। ये मुझे अगर टाइम मिला तो मैं घर से होमवर्क कर लूंगा इसको एडवांस में, कुछ हल्का फुल्का सॉल्व करने। आपको तो यार, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के पास तो टाइम है। हम तो स्टूडेंट होते थे तो पढ़ के थक जाते थे, समझ नहीं आता था और पढ़ें क्या। यानी आज वाला भी कर लिया, पिछला भी रिवाइज कर लिया, और फिर समझ नहीं आता था, आधा घंटा वेले बैठ रहे थे और क्या पढ़ें। मोबाइल नहीं था मोबाइल। बशीर लिमिटेड का ईयर एंड है 30 जून। इसने बाय किए हैं गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर। इसने ओवर सी, समंदर पार बंदे से चीजें खरीदी हैं 1 मई 2008 को, साल खत्म होने से 2 महीने पहले। मिसाल के तौर पे फर्ज करें इसका एक कारोबार है जहां ये जैकेट्स बेचता है, तो इसने बाहर के मुल्क से एक जैकेट खरीदी है, अपने लिए नहीं, कारोबार होगा, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, तो इसने अपनी दुकान के लिए एज अ इन्वेंट्री एक जैकेट खरीदी है 1 मई 2008 को। एंट्रीज वही हैं जो हमने बचपन में पढ़ी हुई हैं पीआरसी की क्लास में, बस डॉलर को पाक रुपीज में साथ साथ कन्वर्ट करते रहने। द गुड्स, मिसाल के तौर पे जैकेट, इस प्राइस है $230, $230 है, लेकिन पेमेंट अगले साल हो रही है। खरीदी कब? 1 मई 8 को। ईयर एंड कब हुआ? 30 जून 8 को। पेमेंट कब होनी है? 31 जुलाई 8 को। 1 मई का रेट, 30 जून का रेट, 31 जुलाई का रेट। ये मुशर्रफ का जमाना था, कौन सा था ये पता नहीं, 2008 में कौन था? जरदारी, सब पे भारी। अच्छा यार, सिंध वाले भी लेक्चर ले रहे हैं ना प्लीज। 1 मई 2008। एंट्री बताएं जी परचेज की। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। परचेज डेबिट क्रेडिट बताएं जी, मैं आपको चेक कर रहा था। इसको ना इन्वेंट्री शो कर लें, बाय डिफॉल्ट परपेचुअल सिस्टम एज्यूम कर लें। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर साथ वाला ना मासूमियत से जाके साथ वाले से, यार ये सर कभी कभी कहते होते हैं बाय डिफॉल्ट परपेचुअल कर लें, ये क्या कहते होते हैं, ये क्या होता है, ये क्यों? पीरियोडिक सिस्टम में परचेज अकाउंट यूज होता है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट। जी कितने डॉलर की? $230 की। 1 मई को रेट 125, $230 इंटू रुपीज 28,750 की जैकेट खरीदी है जी हमने, रीच की, खाल की। चलें जी आगे। अगली एंट्री कब करूं भाई? पहले ये वाली कर लेना, ये वाली एंट्री करें फिर अगली करते हैं। ये नहीं कि आसान है तो करनी नहीं एंट्रीज तो करें। नहीं, अच्छा अब आप बताएं अगली एंट्री कब करूं? जल्दी से, मेरा सवाल है आपसे, अगली एंट्री कब करूं? जब पेमेंट हो। किस साल?
एक चीज और सोचे, मैं एक राय दे रहा हूं, बाकी आगे मर्जी आपकी है। पेमेंट हुई है यकम, चीज खरीदी है यकम मई को, इसे हम कहा करेंगे ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट यकम में। 30 जून को क्या हो गया? ईयर एंड। और पेमेंट कब हुई? 31 जुलाई को। इसे हम कहा करेंगे सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट इधर ना लिखें, इधर ही लिख लें। ट्रांजैक्शन डेट बताएं। ट्रांजैक्शन डेट ईयर एंड और 31 जुलाई सेटलमेंट डेट। नहीं, पेमेंट डेट नहीं, सेटलमेंट डेट। पेमेंट डेट ही है वैसे तो। अगर मैं 30 जून पे खड़े होके आपसे एक सवाल पूछूं कि क्रेडिटर पेड है या पेएबल है, नोट कर लें, कुछ लोग इधर नोट करें। अगर मैं आपसे 30 जून पे खड़े होके पूछूं क्रेडिटर पेड है या पेएबल है? पेएबल है। ये पेएबल यानी कि पाक रुपीस की मद में 28,000 ही देने हैं, या मई जून में रेट में चेंज आई होगी? क्या अपडेट करें इसको या अपडेट ना करें? मुनासिब है कि यूजर को लायबिलिटी सही करके दिखा दें। जैसे एसेट्स नहीं होता था, रीवैल्यू कर दिए जाते थे, ऐसे करेंसी कितनी देनी है? 230। क्या ये 230 की करेंसी आपने खरीद के रख ली होती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे 230 की करेंसी हम बाजार जाके इस दिन लेंगे और उसको फिर बेच देंगे। तो मुझे बताएं, मैं इधर तैंतिब रहे ना, मुझे बताएं 30 जून की रात को खड़े होके क्या मैं फील कर रहा हूं कि मैंने स्टिल $230 देने हैं? हाँ, मैं फील कर रहा हूं, लेकिन अब कितने रेट के ऊपर ले आऊं? बैलेंस शीट डेट पे, जैसे फिक्स एसेट को रिवैल्यू करते थे ईयर एंड के ऊपर। 30 जून 2008 एक कैलकुलेशन करने लगा हूं मैं। $230 इंटू ₹125 तो पुराना रेट है, नया रेट 134। $30,820। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि रेड मार्कर, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि रहने दो कि ये मेरी नई लाइबिलिटी है, नई या लेटेस्ट, जो मर्जी कह दें, ये मेरी नई लाइबिलिटी है वर्सेस पुरानी लाइबिलिटी कितने पे बुक की हुई है? 28,750, 28,750। ये मेरी पुरानी लाइबिलिटी है। अब मुझे बताएं आपको क्या फील हो रहा है कि मुझे क्रेडिटर बढ़ा देने चाहिए या कम कर देने चाहिए? 28 से 30 पे ले जाने चाहिए। मैं क्यों ज्यादा लायबल फील कर रहा हूं? क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, अब मैं ज्यादा लायबल फील कर रहा हूं। तो व्हाट एंट्री आई शुड पास? बोलें बोलें बोलें। क्रेडिटर तो क्रेडिट करना ही करना है, इस पे तो कोई बहस नहीं। दूसरी, क्रेडिटर क्रेडिट करना ही करना है। डेबिट पे इंशाल्लाह बात करते हैं, अभी क्रेडिटर क्रेडिट करना ही करना है। कितने से? इन दोनों का डिफरेंस। डेबिट क्या करें? डेबिट एक्सचेंज लॉस आ गया या आएगा? आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो ऐसा करते थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपको पता है प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाते थे, अभी बिकी नहीं होती थी। तो आ गया या आएगा? आएगा लॉस। कितना लॉस आएगा? 2070। अच्छा, ये ना कहिएगा आप शुरू से ही 31 जुलाई का रेट यूज कर लेते। 31 जुलाई का रेट कैसे यूज करूं? वो तो मुझे पता ही नहीं होगा। सवाल ने तो मुझे बता दिया, मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं पता होगा 31 जुलाई को ऊंट ने किस करवट बैठना है। तो मैं तो 30 जून का डेटा यूज कर सकूंगा क्योंकि मैं बैलेंस शीट 30 जून को बना रहा हूं। तो बता दीजिए एक्सचेंज लॉस
भाईजान ये OCI में नहीं जाएगा, ये P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। बस अब खर्चा हो गया आपका, नुकसान हो गया। कितना? 2070। कितने लोगों के जहन में आ रहा था इन्वेंट्री डेबिट कर दें? कितने लोगों को क्या आप जहन में आ रहे हैं मेरे कहने के बाद? स्टैंडर्ड कहते हैं जी इन्वेंट्री को मत छेड़ना, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का कसूर नहीं है, आपकी जैकेट का कसूर नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे। जैकेट अलग चीज है, वो परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। IS2 कहते हैं इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस। बस IS2 जो कभी जाके खोल के देखिएगा, उसके अंदर कॉस्ट निकालने का तरीका लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, बस परचेज प्राइस। इन्वेंट्री के लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, इन्वेंट्री के लिए IS2 है। IS2 की रोशनी में चीजें किस पे रिकॉर्ड होती हैं? परचेज प्राइस पे, इसलिए परचेज प्राइस को नहीं छेड़ना। लेकिन क्या क्रेडिटर मेरा पेड है या पेएबल है? तो इसको क्या मैं 28,000 ही दूंगा या करेंसी महंगी हो गई है? तो बाकी पेएबल मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तीस 2008 बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? करंट एसेट्स में इन्वेंट्री कितने में? एक्सेलेंट 28750। और करंट लाइबिलिटीज में ऑन 30/9 बताना है मुझे, ऑन 30/9 30820। ऐसा क्यों है? मेरी इन्वेंट्री इतने पे पड़ी हुई है, लाइबिलिटी ज्यादा है, बाकी लॉस भी तो है। तो P&L में क्या जाएगा? 30/9/2008 के एक्सचेंज 207। ये 30/9 की सिर्फ बना लें P&L बैलेंस शीट। हाँ, लेकिन वो ना कई दफा ना रेट उल्टा दिया होता है, यानी 1 रुपए के कितने डॉलर हैं, वो फिर कंसिस्टेंसी के लिए इसी तरह करो। भाई कह रहे हैं मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रेट नेट करके लगा लूं, यानी 230 × 134 - 125। तो वो ना करें, वो आने वाले दिनों में जो डाटा आएगा ना वो फिर उससे हैंडल नहीं हो सकेगा। तो शुरू से ही एक पैटर्न रखें, जिससे आया कमाया में एक पैटर्न रखा था। हाँ कर दो शुरू जी।